तो गाइस इन केस ऑफ डी वन में कैसे होगा? डी वन, दो ऑर्बिटल ऊपर जिन्हें हम लोग बोलते हैं ईजी, एंड तीन ऑर्बिटल नीचे जिन्हें हम लोग बोलते हैं टी2जी। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नीचे लिख दिया। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा? वन टू, वन टू थ्री। गाइस तुम लोगों को होपफुली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने आती है, ठीक है? कि अगर तुम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आया और उसमें डी1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग निकाल पाओगे। अब यहाँ पे भी कैसे होगा? एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ जाएगा। अब CFSC क्या आएगी इनकी? CFSC, only one electron is there and its energy is decreased by -4 dq। ठीक है, यहाँ पे भी CFSC क्या आएगी? only one electron is there and its energy is decreased by -4 dq। तो आंसर आएगा -4 dq। अब गाइस कभी कभार क्वेश्चन DQ में नहीं, डेल्टा O में दिया जाता है। अब याद रखो DQ को डेल्टा O में अगर कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, तो मुझे बताओ -4 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा -0.4 डेल्टा O। यहाँ पे भी आंसर बन जाएगा -0.4 डेल्टा O। दैट इज इट, इतना सिंपल रहता है। ठीक है, तो देखो लेट्स टॉक अबाउट D4, D2, D3 तुम लोग आराम से कर लोगे। D4, अब गाइस D4 में 1 2 3 4 5 5 ऑर्बिटल्स थे, 1 2 3 4। D2 D3 तुम लोगों को करना है, थोड़ी सी स्पेस बीच में छोड़ दो। ठीक है, अब गाइस D4 में कैसे होता है? दो ऊपर, मतलब EG ऑर्बिटल्स दो ऊपर आ जाते हैं एंड T2G ऑर्बिटल्स तीन नीचे आ जाता है। अब गाइस अगर वीक फील्ड है तो देखो 1 2 3। अब मुझे बताओ वीक फील्ड में पेयरिंग होती है क्या? वीक फील्ड में पेयरिंग होती है क्या? नहीं होती। तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है, समझ में आ रहा है? एंड व्हाट इज द CFSC? व्हाट इज द CFSC? तो गाइस नीचे की तरफ तीन इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इंटू -4 प्लस ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रॉन है एंड उसकी एनर्जी 6 dq से बढ़ गई। समझ में आ रहा है? तो गाइस -12 प्लस 6, आंसर आ जाएगा -6 dq। इसे डेल्टा ओ में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड कर दो, 0.6 dq। अब उसी बदले अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करूं, 1 2 1 2 3। अब यहाँ पे कैसे होगा गाइस? 1 2 3। अब गाइस मुझे बताओ फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नीचे रह जाएगा। प्रणव करेक्ट आंसर बोल रहे हो। तो यहाँ पे CFSC कितनी आएगी? मुझे बताओ यहाँ पे CFSC कितनी आएगी? तो गाइस 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड ऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग इन T2G ऑर्बिटल प्लस। अब यहाँ पे देयर वाज नो पेयर, ठीक है, पहले पेयरिंग कुछ भी नहीं थी। अब कितनी पेयर्स बनी गाइस? अब यहाँ पे एक पेयर बनी, तो प्लस 1 पेयरिंग एनर्जी। आर यू गेटिंग इट? तो गाइस -16 dq प्लस 1 पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, अगेन पेयरिंग एनर्जी ये मेंस में कभी पूछा नहीं गया है, ठीक है? एडवांस में ये पूछा जा सकता है और KVPY के एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मेंस में तो नहीं आता, इतना कंफर्म है, और नीट में भी नहीं आता बाय द वे। ठीक है, तो गाइस D5। अब D5 के केस में अपने पास ये D5 एंड एक D7 में करके दिखा रहा हूँ, बाकी सब तुम लोग करने वाले हो। ठीक है, मतलब बाकी 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग करोगे। कुछ डाउट होगा तो तुम लोग मुझे मैसेज या फिर कॉल कर सकते हो। तो देखो गाइस 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड यहाँ पे कैसे होता है? अगेन दो इलेक्ट्रॉन ऊपर एंड तीन ऑर्बिटल्स नीचे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बोल दिया मैंने गलती से। नाउ गाइस 1 2 3 4 5, समझ में आ रहा है कुछ? इसकी CFSC खुद निकाल लोगे। एंड यहाँ पे कैसे हो रहा है? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग होती है, ये मत भूलना। तो 4 एंड 5। अब यहाँ पे अगर हम लोग CFSC निकालने गए, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अगर हम लोग निकालने गए तो कैसे होगा? नाउ गाइस 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड ऑल 5 इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग इन T2G ऑर्बिटल, तो -4 प्लस, अब यहाँ पे एक भी पेयर नहीं थी बट यहाँ पे दो पेयर्स आ गई, तो प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी। दैट इज इट। एनी डाउट? D7 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6
7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। अब यहाँ पे कैसे होगा, 2 ऑर्बिटल नीचे ऊपर एंड 3 ऑर्बिटल नीचे, यहाँ पे भी 2 ऊपर 3 नीचे। एनी डाउट? अब गाइस देखो 1 2 3, नो पेयरिंग इज देयर। 4 5, अब सब सिंगली पेयर्ड होने के बाद, मतलब सिंगली फिल्ड होने के बाद 6 7, आई गेस अगेन तुम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्या बोलते हैं, CFSC तो आराम से निकाल दोगे। एंड ओवर हियर 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग पहले करने की, 7 उसके बाद ऊपर लेके जाने का। ठीक है, तो यहाँ पे भी CFSC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या आ जाएगी, देखो 6 नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन है तो 6 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 6 ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस देखो गाइस 2 पेयर्स 3 पेयर्स, 1 न्यू पेयर इज फॉर्म टू 1 पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, तो चलो ये जल्दी से लिख दो, ये हम लोगों ने पहले से करके रखा है। देन विल गो फॉर आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमर्स की तरफ जाएंगे हम लोग उसके बाद। गाइस लेक्चर इज स्टिल 11 o'clock ना? ओके, तो चलो आगे बढ़े। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी या फिर क्रिस्टल फील्ड थियरी, इसमें किसी को कुछ डाउट, मतलब कोई ऐसा पॉइंट जो तुम लोगों को नहीं समझा है? ओके, पेयरिंग एनर्जी, देखो पेयरिंग एनर्जी निकालना बहुत इजी रहता है। ठीक है, पेयरिंग एनर्जी अगेन एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, और KVPY में इसके क्वेश्चन आए हुए हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू इसका कुछ काम नहीं है। पेयरिंग एनर्जी निकालना बट वैसे भी बहुत इजी है। तुम लोग सिर्फ बिगिनिंग में देखो D7 में कितनी पेयर्स रहती है, 2 रहती है। अब D7 से यहाँ पे जब तुम लोगों ने पेयर्स बनाई कितनी बनी, 2 ही बनी, तो पेयरिंग बढ़ी नहीं। अगर पेयरिंग बढ़ नहीं रही है तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, देर इज नो पेयरिंग एनर्जी। बट यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड के प्रेजेंस में कितनी पेयर्स बनी, 3 पेयर्स बनी। गाइस 2 से 3 मतलब एक पेयर ज्यादा बनी, एंड इफ 1 एक्स्ट्रा पेयर इज फॉर्म तो +1 पेयरिंग एनर्जी, दैट्स इट, एकदम सिंपल। गेटिंग इट? ठीक है, ओके, एनी अदर डाउट? ओके, अगेन मेंस और नीट इसमें टेट्राहेड्रल के ऊपर आज तक कभी भी कोई भी क्वेश्चन आया हुआ है नहीं। हम लोग एक नाम के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर देते फिर भी, एंड तुम लोग सेम ऐसे ही प्रैक्टिस टेट्राहेड्रल के लिए कर सकते हो। बट याद रखो टेट्राहेड्रल में सिर्फ और सिर्फ वीक फील्ड गैंड्स रहते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल कर देते चलो टेट्राहेड्रल का, हमारे सिलेबस वाला। तो टेट्राहेड्रल का गाइस हमारा एग्जाम्पल है NiCl4 2-. Now tell me what is the oxidation state of nickel over here? What is the oxidation state of nickel over here? +2, very nice. So guys nickel +2 में है, and atomic number of nickel is 28. So 2 + 8 10, 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो you will get argon 3d8. Now guys argon 3d8, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5
5 ऑर्बिटल्स रहता है, 5 में से अभी क्या हो जाएगा, 3 चले जाएंगे ऊपर एंड 2 आ जाएंगे नीचे, ठीक है। अब याद रखो टेट्राहेड्रल में पेयरिंग तो कभी नहीं होती, पेयरिंग इज नेवर ऑब्जर्व, ठीक है। तो अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन थे। अब पहले 2 इलेक्ट्रॉन चले गए नीचे, उसके बाद पेयरिंग नहीं करनी थी गाइस पहले, फिर उसके बाद 1 2 3 2 प्लस 3 5 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, उसके बाद पेयरिंग करो तो 6 7 एंड 8, दैट्स इट, ठीक है। इसमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या आएगी, तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन गाइस याद रखो, दिस इज ई, दिस इज ई, दिस इज T2। 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी हमेशा 4 से चेंज होती है, 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी हमेशा 6 से चेंज होती है। तो नीचे की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो गाइस 4 इंटू -6 dq, याद रखना ये नीचे वाले जो रहते हैं 2 ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी, 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी हमेशा 6 से चेंज होती है, प्लस ऊपर की तरफ है 4 इंटू 4। अब गाइज -6 इंटू -6 कितना हो जाएगा, -24 प्लस 16, आंसर आ जाएगा -8 dq, दैट्स इट, ठीक है। अगेन टेट्राहेड्रल के ऊपर कभी क्वेश्चन आए नहीं है तो इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, एंड एक छोटी सी नोट लिख देना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑलवेज फॉर्म्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मीनिंग बहुत लोग भूल गए रहेंगे, तो नो पेयरिंग, ठीक है। जिन कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग नहीं होती उन्हें हम लोग बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इवन विथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, एंड इसका रीजन क्या है गाइस, एज एज दे शो स्मॉलर स्प्लिटिंग, उनकी स्प्लिटिंग जो है वो छोटी सी रहती है, ठीक है। तो इनके अंदर कभी भी पेयरिंग होती ही नहीं है, पहले हमेशा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही फिल करना है, उसके बाद तुम लोग पेयरिंग करोगे, ठीक है। तो दैट्स इट, इतना ही है। ओके, तो इन एग्जांपल्स में किसी को भी कुछ भी डाउट, हो गया, अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली हम लोगों ने इसकी, ये एग्जांपल्स तुम लोगों के पहले से कराए हुए हैं, ठीक है। तो मतलब मेजर एग्जांपल्स तुम लोगों को ऐसे कराई है, ठीक है। तो आगे बढ़े, ओके, नाउ विल स्टार्ट विद ज्योमेट्री आइसोमर्स, ठीक है। एंड आइसोमेरिज्म कंप्लीटली शॉर्टकट बेसिस पे हो जाता है, ठीक है। हम लोगों को इसमें ज्यादा ऐसे क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक जैसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर तुम लोगों को सिर्फ शॉर्टकट्स पता है तो जेई एंड नीट, मतलब जेई मेंस एंड नीट दोनों के क्वेश्चन एकदम इजी आते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म 2 टाइप के आइसोमर्स रहते हैं गाइस, एक रहता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, करेक्ट। नाउ इन केस ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन से आइसोमर्स हम लोगों को स्टडी कर रहे हैं, एक हम लोग स्टडी करते हैं लिंकेज आइसोमर। अब लिंकेज आइसोमर में गाइस तुम लोगों को इतना ही याद रखना है, एम्बीडेंटेड लिगैंड इज देयर, कौन सा लिगैंड, एम्बीडेंटेड लिगैंड, ठीक है, प्रेजेंट। हाँ, प्रिया स्क्वायर प्लेनार की क्रिस्टल फील्ड थियरी जो है वो सिर्फ एडवांस में है, वो अभी हम लोग नहीं ये करेंगे, डिस्कस करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट लिंकेज आइसोमर के बाद हम लोग स्टडी करने वाले हैं आयनाइजेशन आइसोमर, इन सबके हम लोग एग्जाम्पल लेंगे बाद में, पहले एक बार ये जो ग्रीन में है ये इसकी ट्रिक है, याद रखना, ठीक है। तो वो उतना ही तुम लोगों को याद रखना है। अब आयनाइजेशन आइसोमर में काउंटर आयन जो रहेगा, काउंटर आयन मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहेगा, काउंटर आयन कैन एक्ट एज कैन एक्ट एज लिगैंड, ठीक है।
यहाँ पे जो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आयन रहता है वो भी अंदर आके लिगैंड का काम कर सकते हैं, ठीक है। अब सी, कोऑर्डिनेट आइसोमर, कोऑर्डिनेट आइसोमर, इसमें याद रखना डबल कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस आर देयर, डबल कोऑर्डिनेट सॉल्ट या फिर पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड। पॉलीन्यूक्लियर मतलब क्या गाइस? पॉलीन्यूक्लियर मतलब जिसमें एक से ज्यादा सेंटर्स मेटल्स रहे, ठीक है। एंड लास्ट, हाइड्रेट आइसोमर, लास्ट वन इज हाइड्रेशन आइसोमर, हाइड्रेशन आइसोमर। नाउ गाइस इन केस ऑफ हाइड्रेशन आइसोमर हम लोग क्या देखते हैं, तो वाटर एज अ लिगैंड इज प्रेजेंट, एज अ लिगैंड इज प्रेजेंट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन, लिंकेज आइसोमर। अब लिंकेज आइसोमर के लिए गाइस तुम लोगों को क्या बोल के रखा है, तुम लोगों को एम्बिडेंटेड लिगैंड्स याद रखना है, ठीक है। तो लिंकेज आइसोमर, नाउ गाइस लिंकेज आइसोमर में एम्बिडेंटेड लिगैंड्स कौन से आते हैं, ठीक है। एम्बिडेंटेड लिगैंड्स कौन से हमारे पास हैं? तो गाइस एम्बिडेंटेड लिगैंड्स में एक आता है साइनाइड, जिसका दूसरा लिगैंड हो जाता है आइसोसाइनाइड। एक रहता है थायोसाइनाइड, इसका दूसरा लिगैंड हो जाता है आइसो थायोसाइनाइड। एक होता है साइनेट, OCN, दूसरा हो जाता है NCO, आइसोसाइनेट, करेक्ट। एक रहता है NO2 एंड दूसरा रहता है ONO, ठीक है। तो गाइस ये हमारे कौन से लिगैंड्स है, एम्बिडेंटेड। अब इनसे लिंकेज आइसोमर बनते कैसे हैं? तो देखो, लेट्स अज्यूम दे हैव गिवन अस एग्जांपल ऑफ दिस कंपाउंड कोबाल्ट, NH3 5 CN+2। अब गाइस इसके अंदर एक CN है, इसके अंदर एक CN है, बराबर। तो इसके आइसोमर्स कैसे बन सकते हैं? देखो, इसके आइसोमर्स ऐसे बन सकते हैं कि कोबाल्ट इज अटैच टू 1 2 3 4 5 6, तो 5 गाइस यहाँ पे अमोनिया है। मैं डायरेक्ट अमोनिया को N लिख दूंगा तो चलेगा कि? ये NH3 है बट मैं N लिख रहा हूँ, पूरा कौन लिखते बैठेगा अभी। अब गाइस एक जो है वो साइनाइड है, बट गाइस ये साइनाइड सिर्फ साइनाइड फॉर्म में अटैच हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। इसका दूसरा आइसोमर गाइस, इसका दूसरा आइसोमर क्या बनेगा? 5 नाइट्रोजन मतलब 5 अमोनिया, एंड जो साइनाइड है वो CN के बदले NC भी तो बन सकता है ना गाइस। अब मुझे बताओ ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? यस, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट देयर स्ट्रक्चर से सेम है क्या? मतलब उनका स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज इट सेम? नो, ऑब्वियसली इट इज नॉट सेम। तो दे आर लिंकेज आइसोमर, इनमें लिंकेज चेंज हो जाती है लिगैंड की, एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज लिंकेज आइसोमर। तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है क्या? नाउ गाइस सिमिलरली इन द सेम मैनर, और एक देखो, तुम लोगों को ऐसे आ सकता है कोबाल्ट। बहुत सी बार सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से लिंकेज आइसोमर बता सकते हैं, ठीक है, या फिर इनमें से कौन लिंकेज आइसोमर नहीं बता सकता। तो तुम लोगों को सिर्फ इतना देखना है कि किसके अंदर एम्बिडेंटेड लिगैंड्स है एंड किसके अंदर एम्बिडेंटेड लिगैंड प्रेजेंट नहीं है। तुम लोगों को मैंने सारे के सारे एग्जाम्पल बता दिए हैं। ओके, अब ये कितने लिंकेज आइसोमर्स बता सकते हैं? ओके, ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन कुछ नहीं रहती, तो यहाँ पे बाय द वे वो तो स्टीरियो आइसोमर हो जाएगा एक्सियल इक्वेटोरियल वाला। तुम लोग उसकी 3 डायमेंशनल पोजीशन चेंज कर रहे हो। अभी के लिए हम लोग सिर्फ लिंकेज देख रहे हैं, बट ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल इक्वेटोरियल सारी पोजीशन इक्वल रहती है बिकॉज ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे कोई स्टीरियो आइसोमर नहीं बन पाता बिकॉज सारे के सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है।
देयर इज नो एक्सियल बॉन्ड, नो इक्वेटोरियल बॉन्ड। अब गाइस यहाँ पे बताओ कैसे होगा। कोबाल्ट साइनाइड इसके पास दो है, तो इसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैन इट शो लिंकेज आइसोमर, तो यस इट कैन शो लिंकेज आइसोमर, या फिर दिस कंपाउंड शोज दैट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, नीचे ऑप्शन रहेगा लिंकेज, हाइड्रेशन, कोऑर्डिनेशन, तो वो तुम लोगों को आइडिया आ जाएगी। अब गाइज नंबर ऑफ आइसोमरिज्म शोन आइसोमर्स शोन बाय दिस कंपाउंड, अगर ये क्वेश्चन आ गया नंबर ऑफ लिंकेज आइसोमर्स शोन बाय दिस कंपाउंड, तो बहुत सारे लोगों का आंसर गलत चला जाता है। जरा आंसर बताओ, कुछ लोग तो गलत आंसर सेंड करना स्टार्ट भी कर दिए। तो ओके, तो गाइज यहाँ पे तुम लोगों को फर्स्ट नजर में ऐसे देखते हुए लगता है कि इसके 4 आइसोमर बन सकते हैं, बट नो दैट इज नॉट करेक्ट। तो देखो गाइज इसे सॉल्व करने के लिए कैसे तुम लोग हैंडल करोगे इसे, तो किसी का भी आंसर अभी तक करेक्ट नहीं आया। तो देखो पहले ये दोनों के दोनों साइनाइड फॉर्म में अटैच्ड हो सकते हैं, या फिर कैसे होगा, एक साइनाइड है एंड दूसरा आइसोसाइनाइड है, समझ में आ रहा है। अब गाइज कुछ बच्चे एक आइसोसाइनाइड और एक साइनाइड, इनको ये दो अलग अलग कॉम्बिनेशन बना देते हैं और यहाँ पे तुम्हारी गलती होती है, ठीक है। अब बच्चे मुझे बताओ, एक साइनाइड एक आइसोसाइनाइड, एक आइसोसाइनाइड एक साइनाइड, इसमें कुछ कुछ भी फर्क है क्या, मतलब इसमें कुछ भी फर्क है क्या? तो गाइस दिस इज अ सेम आइसोमर। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है तुम लोग? नहीं तो कुछ बच्चे जिनका मैथ्स बहुत अच्छा रहता है वो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लगा देते, 2 रेस टू n, डायरेक्ट 2 रेस टू n। यहाँ पे दो साइनाइड है, दो 2 रेस टू 2, आंसर आ जाएगा 4। यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है तुम्हारी, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो तुम लोगों को सिर्फ ये सिंपल कॉम्बिनेशन ट्राई करने, नथिंग एल्स। अब देखो बाकी दोनों के दोनों साइनाइड, बस इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। सो गाइस 1 2 3, हाउ मेनी आइसोमर्स आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी लिंकेज आइसोमर्स आर फॉर्म्ड, तो इसके लिंकेज आइसोमर जो बनेंगे वो बनेंगे 3, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। तो गाइस कोबाल्ट NH3 SCN3, हाउ मेनी लिंकेज आइसोमर्स आर फॉर्म्ड बाय दिस कंपाउंड। मस्त क्वेश्चन, देखो कैसे होगा। तो यहाँ पे SCN SCN SCN, ठीक है, तीनों के तीनों SCN। अब गाइस दूसरा क्या होगा, SCN SCN NCS। अब गाइस तीसरा तुम लोग सोच सकते हो कि SCN NCS SCN, बट मुझे बताओ अब NCN की NCS की पोजीशन चेंज करने से अलग अलग आइसोमर बनेंगे क्या? मतलब तुम लोग इसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन बना सकते हो SCN NCS SCN, एंड और एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो NCS SCN SCN। मुझे बताओ ये तीनों कॉम्बिनेशन डिफरेंट है या सेम है? ये तीनों कॉम्बिनेशन डिफरेंट या सेम है? अरे बोलो, सेम है। तो गाइस तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या कि एक बार अगर लिगैंड चेंज हो गया तो उसकी पोजीशन चेंज करने से इसमें कुछ, मतलब तुम लोगों को प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया जाता है, एक्सेप्टेड की प्रोबेबिलिटी में वो चेंज करते हैं हम लोग, बिकॉज वहां पे डाइस अलग अलग टाइम पे रोल होता है या फिर कॉइन अलग अलग टाइम पे टॉस हो रहे हैं। बट दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम कंपाउंड, एंड अगर सेम कंपाउंड में हम लोग देखेंगे तो एक बार अगर कोई लिगैंड चेंज हो गया तो वो बार बार हम लोग उसकी पोजीशन तो चेंज नहीं करने वाले हैं, हम लोगों को तो लिंकेज देखनी है सिर्फ। तो ये तीनों की तीनों सेम है, ठीक है। अब गाइस दूसरा कॉम्बिनेशन क्या आएगा? दूसरा कॉम्बिनेशन आएगा SCN NCS NCS, गेटिंग इट। एंड तीसरा कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा गाइस? NCS NCS NCS, ठीक है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकता। आर यू गेटिंग इट? एज सिंपल एज दैट। मतलब ये बहुत सिंपल है, तुम लोगों को ये सिर्फ कॉम्बिनेशंस बनाने आने चाहिए, ठीक है। और एक एग्जांपल चाहिए, सफिशिएंट है, लिंकेज आइसोमर्स। चलो तुम्हारे लिए और एक एग्जांपल कर लेंगे। तो गाइज अगर ऐसा कुछ आ जाए, कोबाल्ट NH3 4 CN NO2,
अब गाइस देखो, अगेन तुम लोगों को कितना भी कॉन्फिडेंस आ जाए, कुछ भी हो जाए, आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन हमेशा थोड़े बहुत स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ही करनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट कभी भी इमेजिनेशन पे आंसर ले आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक के लिए भी है और ये इनऑर्गेनिक के लिए भी ये है, रूल है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे पहला कॉम्बिनेशन साइनाइड एंड NO2। दूसरा कॉम्बिनेशन तुम लोग बना सकते हो साइनाइड एंड ONO। तीसरा कॉम्बिनेशन गाइज तुम लोग बना सकते हो आइसोसाइनाइड। चलो एक काम कर दो, एक साइनाइड के साथ वाले दोनों कॉम्बिनेशन हो गए। अब गाइस तुम लोग साइनाइड को चेंज कर दो, आइसोसाइनाइड NO2, एंड यहाँ पे भी चेंज कर दो, आइसोसाइनाइड एंड ONO। मुझे बताओ, इन चार कॉम्बिनेशन को छोड़ के दूसरा कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अब गाइस यहाँ पे चार कॉम्बिनेशन बनेंगे बिकॉज दोनों लिगैंड्स डिफरेंट है। तो देख, पहले वाले में हम लोगों ने बोला कि ये दोनों सेम है बिकॉज गाइस साइनाइड आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड साइनाइड बोथ आर सेम। बट ओवर हियर साइनाइड नाइट्रो एंड आइसोसाइनाइड नाइट्रो, ये दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? दीज आर नॉट सेम। पहले वाले में हम लोगों ने ऐसे टाइप के एग्जांपल्स को सेम बोल दिया था, बट अभी ये सेम नहीं है। या फिर ये वाला, इनको हम लोगों ने पहले सेम बोला था बट अभी ये सेम नहीं है, ठीक है। तो बस तुम लोगों को ये थोड़ा सा करना है, कर लोगे एग्जाम में, क्या और एग्जाम्पल्स चाहिए? इज इट क्लियर? चलो बताओ जल्दी, और एक दो एग्जाम्पल करने हैं और इट इज क्लियर। इफ ऑल सिक्स आर एम्बिडेंटेड 3 and 3, then we also need to find every, हाँ ऑब्वियसली अगर 6 के 6 सारे के सारे अगर हो गए, चलो एक थोड़ा सा मैं कर ही देता हूँ। अभी अच्छा क्वेश्चन आया है, अच्छा लगा मुझे, बट बहुत लेंदी हो जाएगा, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं थोड़े से कॉम्बिनेशन बता के खत्म कर दूंगा, ठीक है। बट अपने पास 6 के 6 डिफरेंट ये नहीं है, क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेड लिगैंड्स। तो हम लोगों को थोड़ा सा क्रिएटिव बनना पड़ेगा। तो साइनाइड 2, आइसोसाइनाइड 2, NO2 2। ये बहुत लेंदी होगा, ये एग्जाम में नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक है। इतने कॉम्बिनेशन हम लोग कभी निकाल नहीं पाएंगे एग्जाम में विद इन टाइम बाउंड, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पे कैसे है, साइनाइड साइनाइड आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड NO2 NO2, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन, एक साइनाइड को फ्लिप कर दिया, NC CN SCN SCN NO2 NO2। उसके बाद वाले कॉम्बिनेशन में मैं क्या करूंगा, साइनाइड को वैसे ही रख दो, CN CN। अब मैं एक SCN को स्प्लिट कर रहा हूँ, NCS SCN NO2 NO2, ठीक है। उसके बाद वाले कॉम्बिनेशन में मैं क्या करूंगा गाइस, वापस मैं SCN को नॉर्मली लिखूंगा, एक NO2 को ONO कर दिया, ONO। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? अभी हम लोगों ने ये एक एक बार फ्लिपिंग की है। उसके बाद हम लोग दोनों साइनाइड को फ्लिप कर सकते हैं, तो दोनों साइनाइड साइनाइड फ्लिप, SCN दोनों वैसे ही, NO2 है दोनों वैसे ही। फिर उसके बाद हम लोग दोनों SCN को फ्लिप कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग दोनों NO2 को फ्लिप कर सकते हैं, ऐसे और 3 आइसोमर बनेंगे। फिर एक SCN, एक साइनाइड, एक साइनाइड एक NO2, एक SCN एक NO2। फिर दो साइनाइड फ्लिप करो, एक SCN को फ्लिप करो, दो साइनाइड फ्लिप करो, एक NO2 को फ्लिप करो, दोनों SCN को फ्लिप करो, एक साइनाइड फ्लिप करो, दोनों NO2 फ्लिप करो, एक SCN फ्लिप करो। ये ऐसे अगर हम लोग एक एक करके कॉम्बिनेशन बना, इफ देयर इज नो अदर फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला हम लोग अप्लाई, प्रोबेबिलिटी का रूल यहाँ पे अप्लाई होगा ही नहीं। अगर होने भी गया तो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बनेगा, हम लोगों को कॉम्बिनेशन वहां पे अप्लाई करके करके रूल ऐड करते करते कि दोनों एक साथ फ्लिप होने नहीं चाहिए या फिर, बट मुझे लग रहा नहीं है यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन मतलब फॉर्मूला बन भी पाएगा। एंड अगेन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, जो इधर तक एग्जाम्पल्स लिए थे वैसे ही उतने ही बनने वाले हैं। बट यहाँ पे गाइस एवरेज मतलब जो ऐसा अगर एग्जाम्पल आ गया तो MCQ में आएगा, इतना भी बता देता हूँ। अगर आया तो MCQ में आएगा, एंड ऐसा एग्जाम्पल दिखेगा तो वो ऑप्शन टिक करके आना जिसका आंसर मैक्सिमम होगा, ठीक है।
टिक दी ऑप्शन। इन दिस केस एमसीक्यू में ही आएगा, ये इंटीजर टाइप में आ जाए तो तुम्हारी भलाई इसमें ही है कि वो छोड़ दो, अपने पास 5 ऑप्शंस रहते हैं, बाकी के पास जाओ। बट अगर एमसीक्यूज में आया तो टिक द ऑप्शन हैविंग हाईएस्ट नंबर। ठीक है, बस सबसे बड़ा नंबर जो रहेगा वो टिक करके आ जाना। तुम लोग और कुछ नहीं कर सकते हो इस सिनेरियो में, ठीक है। बट ये क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन मत लो। चलो आगे बढ़े क्या। नाउ गाइस आफ्टर लिंकेज आइसोमर, आयनाइजेशन आइसोमर। अब गाइस आयनाइजेशन आइसोमर में जैसे मैंने बताया काउंटर आयन कैन एक्ट एज लिगैंड। ठीक है, तो काउंटर आयन जो रहता है वो लिगैंड की तरह एक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल देखो, कोबाल्ट NH3 Cl Br2। अब गाइस ब्रोमीन कैन आल्सो एक्ट एज अ लिगैंड। तो ब्रोमीन क्या करेगा, ब्रोमीन कैन गो इनसाइड एंड क्लोरीन कैन कम आउटसाइड। समझ में आ रहा है कुछ। तो दूसरी पॉसिबिलिटी, कोबाल्ट NH3 Cl Br एंड एक ब्रोमीन, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी, ब्रोमीन अंदर चला गया, क्लोरीन बाहर आ गया, तो Br एंड बाहर की तरफ Cl Br। समझ में आ रहा है कुछ। बस इतना ही, खत्म, नथिंग एल्स। ओके गाइस, गेटिंग इट। ये ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल तुम लोगों को दे सकते हैं। बस तुम लोगों को चेक क्या करना है अगेन, इसके इसमें तुम लोगों को ये क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर फॉर्म, इसमें इतना ही आएगा। दिस का हाँ, और बाय द वे दिस इज द हार्डेस्ट, याद रखना नोट। हार्डेस्ट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म टू डिटेक्ट। ठीक है, तुम लोग लिंकेज आइसोमर्स जल्दी बहुत इजीली पकड़ लेते हो। तुम लोग इसके बाद हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का तो एकदम सिंपल लॉजिक है, वाटर रहना चाहिए यार, वाटर रहेगा तो हाइड्रेशन रहेगा, तब नहीं रहेगा तो हाइड्रेशन नहीं है। सिमिलरली तुम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमर भी बहुत इजीली पकड़ लेते हो। आयनाइजेशन आइसोमर इजीली पकड़ा नहीं जाता, तो अगर कुछ भी नहीं सोच रहे तो आयनाइजेशन ही होगा, ऐसे याद रखो। ठीक है, तो नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन आइसोमर एकदम सिंपल गाइस। कोऑर्डिनेशन आइसोमर, अब गाइस कोऑर्डिनेशन आइसोमर में क्या बोला था, डबल कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज देयर, डबल कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज देयर। ठीक है, अब गाइस डबल कोऑर्डिनेट कंपाउंड मतलब क्या, तो देखो अगर तुम लोगों को एग्जांपल दिया है कोबाल्ट NH3 6 CrCN6। अब गाइस यहाँ पे हो क्या सकता है, यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिनके स्ट्रक्चर हम लोगों को चेंज करने हैं, तो व्हाट कैन हैपन, एक साइनाइड इधर जा सकता है और एक अमोनिया यहाँ पे आ सकता है। देखो अगर मैं इनमें लिगैंड एक्सचेंज कर दूं तो मुझे बताओ कंपाउंड का स्ट्रक्चर चेंज होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा गाइस, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो NH3 5 CN एंड यहाँ पे क्या आएगा, CrNH3 CN5। अब गाइस मुझे बताओ एक ही साइनाइड चेंज हो ऐसा कंपलसरी है क्या, बिल्कुल नहीं यार, दूसरा भी तो जा सकता है। समझ में आ रहा है। तो गाइस वापस ऐसा अगर हो गया तो व्हाट यू विल गेट, देन यू विल गेट कोबाल्ट NH3 4 CN
twice chromium NH3 2 CN4। गाइस दो ही जाए ऐसा भी कंपल्सरी है क्या? बिल्कुल नहीं, और एक जा सकता है। गेटिंग इट? तो मुझे बताओ ये ऐसे कितने आइसोमर आए, अगर पूछा तो तुम लोग सॉल्व कर पाओगे क्या? NH3 3 CN थ्राइस क्रोमियम NH3 3 CN थ्राइस। अभी यहाँ पे रुक जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। वी आर नॉट डूइंग अ रिएक्शन कि इट विल स्टॉप समवेयर, वी आर जस्ट फाइंड इट्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो वी नीड टू फाइंड ऑल द टाइप ऑफ परम्यूटेशंस पॉसिबल ओवर हियर। तो अगेन वन साइनाइड विल गो ओवर हियर, वन अमोनिया विल गो ओवर हियर। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए एग्जाम में आएगा तो ये स्ट्रक्चर बनाते बैठोगे क्या? बिल्कुल नहीं, हम लोग गधे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? NH3 पहले 6 था, बराबर। NH3 इसको ए बोल देते हैं, एंड साइनाइड इसे बी बोल देते हैं। साइनाइड इसे बी बोल देते हैं। तो गैस पहले कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल था? सबसे पहला वाला कॉम्बिनेशन था कि भाई A6 B6। फिर बाद में क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल हुआ? A5B AB6 AB5। उसके बाद कॉम्बिनेशन क्या आएगा? A4B2 A2B4। उसके बाद कॉम्बिनेशन क्या आ सकता है? A3B3 A3B3। उसके बाद कॉम्बिनेशन क्या आ सकता है? अभी जो मैथमेटिक्स वाले हैं उनके तो आंसर आगे रहेंगे कि आंसर 7 आने वाला है, बट स्टिल इट इज ऑलवेज बेटर कि ऐसे ट्राई करते जाओ। ठीक है, उसके बाद क्या आ सकता है? A2B4 A4B2, फिर AB5 A5B, एंड लास्ट B6 A6। बस आंसर इज देयर। कितने आए कॉम्बिनेशन? 7 आए, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। अरे कुछ समझ रहा है? अगेन तुम लोगों को नंबर ऑफ आइसोमर्स नहीं आता, ये वो वर्स्ट केस सिनेरियो है जिसमें उन्होंने गलती से अगर नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछ लिए तो तुम लोगों को ढूंढने आने चाहिए। बट अगेन यूजुअली इतना ही आता है, विच ऑफ द आइसोमर विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन बाय दिस कंपाउंड, या फिर लिंकेज आइसोमर इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, या फिर मैच द कॉलम्स आ जाता है, कॉलम ए कॉलम बी, जिसमें कंपाउंड और टाइप ऑफ आइसोमरिज्म दिया रहता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट आइसोमर एंड डाउट। चलो लिख दो। चलो आगे बढ़े या लिखना बाकी है? गाइस डन? लिख के हो जाए तो मैसेज कर दो। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब इसके बाद वेट अ मिनट, माय हाँ। सो ओके, सो नेक्स्ट इज हाइड्रेशन आइसोमर। एंड अगेन हाइड्रेशन आइसोमर एकदम सिंपल कैटेगरी है। बोथ हाइड्रेशन
आइसोमर। अब इसमें अपना रूल क्या है? इसमें रूल एकदम सिंपल है, वाटर एज अ लिगैंड इज प्रेजेंट, वाटर एज अ लिगैंड इज प्रेजेंट। अब गाइज यहाँ पे देखो कैसे होता है। अगर तुम लोगों को एग्जांपल दे दिया कोबाल्ट H2O6 Cl5, कुछ नहीं करने का, सेम, एक क्लोरीन अंदर एक वाटर बाहर, ठीक है। एंड ओवर हियर वाटर गोज आउटसाइड टू एक्ट एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आ रहा है गाइस? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये कुछ अलग कंपाउंड बन रहा है कंप्लीटली, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, तुम लोगों को सिर्फ इतना पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन बाय दिस कंपाउंड। वाटर लिखा, हाइड्रेशन, नथिंग एल्स, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड स्टीरियो आइसोमर। एकदम सिंपल कैटेगरी, एकदम। स्टीरियो आइसोमर्स में पहला रहता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जिसमें सिस और ट्रांस रहता है। इसके लिए तुम लोगों को इतना ही ट्रिक याद रखना है कि शोन बाय 2,2, 1,2, सॉरी 1,1,2, 1,1,1,1, 2,4, 3,3, 2,2,2, इन कॉम्बिनेशंस के साथ ये दिख सकता है। एंड हाँ, सिमिलरली 1,1,4, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस के साथ ये दिख सकता है, ठीक है। ये इसका मीनिंग क्या है वो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं। तो देखो गाइस, अगर समझो वी आर लर्निंग अबाउट स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स, अगर तुम लोगों को फर्स्ट एग्जांपल दिया MA4 का, MA4, अब गाइस MA4 इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल भी है क्या? MA4 नहीं, इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है। अब गाइस तुम लोगों को MA3B1 ऐसे दिया, अब गाइस 3,1 इसमें भी ये पॉसिबल नहीं है। देखो बे, MA3B, नॉट पॉसिबल। MA2B2, आई थिंक इट इज पॉसिबल। MA2B2, देखो जरा, यहाँ पे 2,2 एंड यहाँ आ गया 2,2, तो इट इज पॉसिबल। 2,2 पॉसिबल हो सकता है, मतलब देखो कैसे, MAABB, एंड दूसरा आ सकता है MAABB। नाउ टेल मी विच वन इज सिस, विच वन इज ट्रांस, विच वन इज सिस, विच वन इज ट्रांस। तो ऑब्वियसली तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे ए और ए सेम साइड पे है, यहाँ पे ए और ए अपोजिट साइड पे है। तो पहला वाला जो है वो बन गया सिस, दूसरा वाला जो है वो बन गया ट्रांस। अरे समझ में आ रहा है? अब गाइस सिमिलरली, अब MAB3 नहीं लूंगा चलेगा, AB3 इज A3B, MA3B और AB3 नहीं लूंगा चलेगा भी, AB3, ओके। अब गाइस उसी बदले अगर तुम लोगों को एग्जांपल दे दिया MABC2, अब गाइस मुझे बताओ इसमें सिस ट्रांस दिखाएगा? ये देखो 1,1,2, 1,1,2, तो मेटल 1 2 3 4, ABCC ड्रॉ करके देख लेने का। अब गाइस दूसरा वाला देखो क्या पॉसिबल है, ABCC, देखो यहाँ पे C और C एक दूसरे के सिस में थे, यहाँ पे C और C एक दूसरे के ट्रांस में चले गए, तो दिस कंपाउंड इज सिस, दिस कंपाउंड इज ट्रांस। कुछ समझ में आ रहा है? अब गाइज अगर तुम लोगों को MABCD दे दिया, अगर तुम लोगों को
ए बी सी डी दे दिया। अब ए बी सी डी मतलब क्या, तो सारे के सारे डिफरेंट है। इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल है क्या, या फिर इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है क्या, कि भाई इनकी ज्योमेट्री चेंज करने से कंपाउंड चेंज हो रहा है। हाँ, ये 1 1 1 हो गया ना गाइस। तो तुम लोगों को भी पता है पहले से ट्रिक के अकॉर्डिंगली ये पॉसिबल तो है। तो इसमें कितने आइसोमर बनेंगे, इसमें कितने आइसोमर बनेंगे, इसके लिए गाइस एक ट्रिक रहती है, इस ए को पकड़ के रखने का एंड बाकी बी सी और डी इनकी पोजीशन चेंज करने की। समझ में आ रहा है। तो अगर मैं ए को पकड़ के रखूं, अगर मैं ए को पकड़ के रखूं तो डी बी एंड सी इनकी पोजीशन फ्लिप कर दी। वापस गाइस सेम, ए को पकड़ के रखने का, बाकियों को तीनों को फ्लिप करने का। ठीक है, तो अगर ए को मैं पकड़ के रखूं और बाकी तीनों को फ्लिप करूं तो क्या बनेगा, ए सी डी बी। अगर गाइस अभी वापस में ए को पकड़ के रखूं और बाकी तीनों को फ्लिप करूं तो मुझे दूसरा नया कंपाउंड बन के मिलेगा क्या। अब गाइस यहाँ पे कोई नया कंपाउंड बनने वाला है क्या, बताओ बताओ, यहाँ पे कोई नया कंपाउंड बन रहा है क्या, नहीं। तो गाइस टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हैं, ओनली 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर। समझ में आ रहा है। बाकी तुम लोग इनको कैसे भी फ्लिप करो, किसी भी मैनर में फ्लिप करो, नया कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। गेटिंग इट। तो ओनली 3 आइसोमर्स गाइस, याद रखना है एबीसीडी में आइसोमर्स कितने बनते हैं ये तुम लोगों को ऑर्गेनिक में भी पढ़ाया होगा। एक को पकड़ के रखो, आइसोमर्स बनते हैं 3। ठीक है, ऑर्गेनिक में तुम लोगों को ऐसा कोई एग्जांपल हुआ होगा, सी डबल बॉन्ड सी, एच CH3, C2H5 Cl, M ABCD। ये ABCD हो गए ना सारे के सारे। तो ऑर्गेनिक में इसके आइसोमर्स बनते हैं गाइस 6। ठीक है, अब 3 आइसोमर कैसे बनते हैं वो तो मैंने बता दिया है ना। 3 आइसोमर कैसे बनते हैं वो तो मैंने पहले से पढ़ा दिया है। अब एक्स्ट्रा के 3 कैसे आते हैं वो तुम लोग फिगर आउट करना, ठीक है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट गाइस। हाँ, तो स्क्वायर प्लेनार में इनके अलावा और एक कैटेगरी आ सकती है, MAA2। अब गाइस MAA2 मतलब क्या है यार, देखो MAA2 कुछ समझ में आ रहा है। ओवर हियर AA is a bidentate ligand, over here AA is a bidentate ligand, तो वो एक bidentate ligand है। ठीक है, तो AA2 में आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है क्या, AA2 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट गाइस MAB2 MAB2 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है क्या। तो गाइस देखो ना, A2B2, देख A2 मतलब A2 ट्वाइस मतलब A4 हो गया, वो नॉट पॉसिबल। बट AB2 में यस इट इज पॉसिबल। कैसे होगा, ओके। तो गाइस बी ए बी ठीक है, एंड मेटल AB AB। मुझे बताओ विच वन इज सिस, विच वन इज ट्रांस। फर्स्ट वन इज सिस, सेकेंड वन इज ट्रांस। ट्रांस फिगर आउट करना इजी हो जाता है, सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे आ जाता है। सिस में भी इजी है, सेम ग्रुप सेम साइड पे आ जाते हैं। ठीक है, तो गाइस कंप्लीट दिस फास्ट, कुछ लोगों का लिखना बाकी रह गया आई गेस। ओके, किसी ने तो प्रणव करेक्ट आंसर था, वेरी नाइस, ऑर्गेनिक के लिए राइट बोला आपने।
हो गया गाइस लिख के? चलो आगे बढ़े। नाउ टेल मी, नेक्स्ट इज, बताइए। ओके, so can this compound show geometrical isomer M AB C2? Can this compound show a geometrical isomer? Yes or no? प्रणव करेक्ट आंसर है। तो तुझा करेक्ट आंसर है। आनंद करेक्ट आंसर है। तो गाइस देखो, चलो, तो आंसर इज नो, इट कैनॉट। ठीक है, देखो, एम ए बी सी एंड सी। अब गाइस यहाँ पे ये सी सी जो है वो हमेशा सिस में ही रहेगा ना, ये ट्रांस में जा पाएगा क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो दिस compound cannot go in cis configuration and hence it cannot show geometrical isomer. No geometrical isomer. समझ रहे हो? Now let's talk about octahedral complex. Octahedral complex. Now guys, in case of octahedral complex, again मुझे बताओ Ma6 ये geometrical isomer बता पाएगा क्या? Ma6 करेक्ट बोल रहे हो? बिल्कुल नहीं बता पाएगा, नॉट पॉसिबल एट ऑल। ठीक है, ओके। अब गाइज Ma5B ये दिखा पाएगा क्या? नॉट अ चांस। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ट्रांस में लेके जाने के लिए कोई दो सेम ग्रुप्स है ही नहीं। ओके, नाउ टेल मी Ma4B2 कैन इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर? कैन इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर? यस इट कैन, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस देखो, मेटल 1 2 3 4, मेटल 1 2, 1 2 3 4 5 6। तो पहले तो दो बी जो है वो आजू बाजू में आ सकते हैं। दूसरा, मेटल 1 2 1 2 3 4 5 6, दो बी जो है वो अपोजिट में आ सकते हैं। ठीक है, अब किसी के दिमाग में ये ख्याल आ सकता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है। तो गाइस तुम लोग और कुछ नहीं, तुम लोग क्रिस्टल को रोटेट कर रहे हो, समझ में आ रहा है? पहले भी ऐसे ऊपर थे, तुम लोग इसको रोटेट करके ऐसे कर दिया। गेटिंग इट? ठीक है, तो क्रिस्टल को रोटेट करने से कंपाउंड चेंज नहीं होता ना, मतलब स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, सिर्फ उसका रोटेशन हो रहा है। तो बोथ आर सेम। ठीक है, दीज बोथ आर सेम, याद रखना, इनमें कुछ डिफरेंस है नहीं। ओके, अब मुझे बताओ Ma3B3, Ma3B3 कैन इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर? ऑब्वियसली इसमें भी आएगा, 3,3 लिख के दे दिया है, बराबर ना गाइस? तो देखो, ये मेटल 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होगा ये?
1 2 3 सारे के सारे ए आजू बाजू में एंड सारे के सारे बी आजू बाजू में एंड सेकंड मेटल 1 2 3 4 5 6 अब यहाँ पे कैसे होगा गाइस 2 ए अपोजिट साइड पे एंड 2 बी अपोजिट साइड पे समझ में आ रहा है क्या देखो तो देखो गाइस यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो सारे के सारे सेम लिगैंड्स जो है ना वो सेम फेस पे आते हैं समझ में आ रहा है क्या ऑक्टाहेड्रल की जो एक फेस रहती है ये सारे लिगैंड उसके ऊपर ही चिपके हुए रहते हैं इसे हम लोग बोलते हैं फेशियल आइसोमर या फिर फैक आइसोमर एंड इसे हम लोग बोलते हैं मर आइसोमर मेरिडोनियल आइसोमर ठीक है जहां पे तुम लोगों को ऐसे इंग्लिश का अल्फाबेट टी बनते हुए दिखता है दिख रहा है ये टी बनते हुए अगर तुम लोग सेम लिगैंड्स को टच करोगे अटैच करोगे तो तुम लोगों को इंग्लिश का टी अल्फाबेट बनते हुए दिखेगा अगर मैं ए को भी टच करना स्टार्ट कर दूं ए को कनेक्ट कर दूं तो मुझे टी मिलेगा बस वो स्ट्रेट टी नहीं रहेगा ऑब्वियसली बट किसी तो एक ओरिएंटेशन में टी मिल जाएगा ठीक है तो फैक आइसोमर मर आइसोमर अब देखो ये सेम इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया है इसके ऊपर ऐसा ही क्वेश्चन एक आया हुआ है ठीक है क्वेश्चन में मुझे लिगैंड्स कौन से थे वो याद नहीं है ऑब्वियसली बट मुझे क्वेश्चन तो याद है ठीक है तो अब ऑब्वियस है गाइस हम लोगों ने जो डायग्राम बनाई है वो वैसे के वैसे सेम टू सेम डायग्राम एग्जाम में है ऐसा कंपलसरी नहीं है तो एग्जाम में बहुत सी बार वो ऐसी डायग्राम बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए ठीक है एंड यहाँ पे ए ए ए बी 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 which type of geometrical isomer is this cis trans packmer which type of geometrical isomer is this cis trans packmer अब ये कौन सा आइसोमर बन गया हाँ प्रणव करेक्ट आंसर है गाइज ये सारे के सारे आजू बाजू में आ गए तो इसे हम लोग सिस बोल सकते हैं बट जब 3 लिगैंड आजू बाजू में आ जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं फैक क्या बोलेंगे फैक ठीक है अब गाइज तो एग्जाम में जिस ओरिएंटेशन में या फिर जिस रिप्रेजेंटेशन में हमारा कंपाउंड आता है उस रिप्रेजेंटेशन में मर कैसे लिखेगा मर आइसोमर तो देखो ए ए ए बी 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 अगर ऐसा तुम लोगों को वाई बनते हुए दिखे तो तुम लोग बोल सॉरी गलत 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 वाई नहीं वाई वाई ये भी गाइस ये कौन सा आइसोमर है ये कौन सा आइसोमर है ये फैक है या मर है जरा बताओ देखते कौन बता पा रहा है ये फैक है या मर है दिस आइसोमर इज ओके दिस आइसोमर इज फैक गाइस बिकॉज देखो ना ये तीनों की तीनों ए आजू बाजू में ही है अभी भी नो ए इज अपोजिट टू ईच अदर समझ में आ रहा है तो ऐसे बाहर की तरफ मतलब ऐसे बाहर की तरफ ये 3 ए है ऐसे हाँ ये ऐसा है समझ में आ रहा है कुछ बाहर की तरफ ये आ रहा है तो ए ए ए अभी भी तीनों आजू बाजू में ही है तो इवन दिस ओरिएंटेशन इज पैक तो मर ओरिएंटेशन क्या हो जाएगी देखो गाइस मर ओरिएंटेशन 1 2 3 4 5 6 ए ए ए बी 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 गाइस सेम लॉजिक अपना अप्लाई हो रहा है टी बन गया देखो टी दिख रहा है क्या अभी तो बहुत अच्छे से टी दिख रहा है तो मर आइसोमर यहाँ पे टी दिख रहा है क्या उल्टा टी सर इज दिस वाई वाई ये वाई किससे दिखेगा ये मुझे तो टी दिख रहा है तो अगर ऐसे टी बनते हुए दिखा तो तुम लोग बोलोगे कि ये मर आइसोमर है ठीक है तो दिस इज मर आइसोमर ओके तो गाइज पैक एंड मर होपफुली तुम लोगों को समझ में आ गए रहेंगे ये ड्रॉ कर लो जल्दी फिर उसके बाद हम लोग एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे थोड़ा सा जिससे तुम लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी अगेन एग्जाम में ये जो अभी पढ़ा है उनके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं यूजुअली इसके बाहर से क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं रहते ओके मैं एक्चुअली पेन यूज करके ये डायग्राम स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर देता बट ऑक्टाहेड्रल में 6 पेन एक टाइम पे पकड़ने पड़ता है
विच इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, एंड बाद में उनको इंटरचेंज करना वो भी ऑनलाइन लेक्चर में ना समझना, वो तुम लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इट इज बेटर कि तुम लोग डायग्रामेटिकली समझ लो। हो गया क्या? लिख के हो जाए तो मैसेज कर देना। चलो गाइस कंटिन्यू करें। तो नाउ एज आई हैव सेड, एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे, मतलब तुम लोग करोगे एक्चुअली, और मुझे इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं वो बताना। M, A2, B2, C2। चलो करना स्टार्ट करो। ओके, सानी का करेक्ट आंसर है। तो गाइस इसे कैसे टैकल किया जाए, देखो इट इज क्वाइट इजी। पहले तो
स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करो। विदाउट स्ट्रक्चर बनाए आंसर आना डिफिकल्ट है, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम कि बिगिनिंग में तुम लोगों ने ए को ट्रांस में रख दिया एंड बी को सिस, सी को सिस। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि तुम लोगों ने बी को ट्रांस में रख दिया, तो यह करेक्ट आंसर है, एंड सी और ए को सिस में रख दिया। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? तुम लोगों ने सी को ट्रांस में रख दिया, ए को एंड बी को सिस में रख दिया। तुम लोगों ने तीसरी पॉसिबिलिटी, तुम लोगों ने सारे कंपाउंड्स, मतलब पहले हम लोगों ने एक एक को ट्रांस में रखा ना, तो अभी ए को भी ट्रांस में रखा, बी को भी ट्रांस में रख दिया। अब अगर गाइस तुम लोग बी को ट्रांस में रख रहे हो तो सी अपने आप ट्रांस में चला जाता है, तो वो भी हो गया। एंड गाइस पहले देखो तुम लोगों ने दो दो एलिमेंट्स ही या फिर लिगैंड्स ही सिस में रखे थे, तो अभी हम लोगों ने सारे के सारे लिगैंड्स सिस में रखने के लिए कोशिश की। ए ए, बी बी, सी सी। गेटिंग इट? तो गाइस टोटल कितने आइसोमर्स बने? टोटल आइसोमर बने 5। खत्म, एंड ऑफ डिस्कशन। करेक्ट, नाइस। तो गाइस ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? देखो आगे नहीं, ऐसा वाला क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ ऑप्टिकल आइसोमर। सेकेंड स्टीरियो आइसोमर में रहता है ऑप्टिकल आइसोमर। गाइस इसके लिए भी अपने पास एकदम सिंपल ट्रिक है, एकदम सिंपल ट्रिक, ठीक है। तुम लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है, इतना ही करना है एक्चुअली, कि ऑप्टिकल आइसोमर के लिए एक रूल है, मोर देन वन bidentate ligand, bidentate ligand is present in cis formation, ठीक है। अगर गाइज ये ऐसा मिल गया तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है 100%, ठीक है। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? देखो भाई एकदम सिंपल है, एकदम ही सिंपल है। अगर तुम लोगों को ऐसा दिखा सिस कोबाल्ट इन ट्वाइस Cl ट्वाइस, सिर्फ इतना देखो, और या फिर इसका स्ट्रक्चर बना के दे दिया, कोबाल्ट इन ट्वाइस Cl ट्वाइस। सिस में है कि नहीं वो चेक कर लेना एक बार भाई। ये दोनों बाजू बाजू में है, ये दोनों बाजू बाजू में है, तो सिस फॉर्मेशन है। Does it show optical isomerism? तो yes, it does shows optical isomerism because it is satisfying all our condition. क्या बोला? One bidentate ligand is present in cis formation. ठीक है? Okay, someone is asking 1 and 4 are same. ना 1 and 4 are not same. देखो यहाँ पे मैंने ए अपोजिट रखा था, बट बी एंड बी सेम साइड पे थे। यहाँ पे मैंने ए भी अपोजिट रखा है, बी भी अपोजिट रखा है, एंड सी भी अपोजिट रखा है। दिस इज ऑल ट्रांस। देखो बे इन सबके मीनिंग, यहाँ पे ए ट्रांस है, दिस वाज ए ट्रांस, दिस वाज बी ट्रांस, दिस वाज सी ट्रांस, दिस इज ऑल ट्रांस, एंड दिस इज ऑल सिस। बराबर है ना? ओके गाइस, अगर ये इतना मिल जाए ना तो याद रखना देयर इज नो सिमेट्री इन दिस मॉलिक्यूल। अभी के लिए मेरे ऊपर विश्वास रखो, देयर इज नो सिमेट्री इन दिस मॉलिक्यूल बिकॉज ये इथिलीन डायमाइन एक ऐसे बाहर की तरफ आया हुआ और पीछे की तरफ गया हुआ लिगैंड है, तो यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर सिमेट्री नहीं मिलती। एंड अगर कंपाउंड के अंदर सिमेट्री ना मिले तो इसकी मिरर इमेज ये एक दूसरे के साथ नॉन सुपर इम्पोजिबल हो सकती है, और ये होती भी है। अगेन गाइस
यहाँ पे अगर तुम लोग ऑर्गेनिक जैसा विजुअलाइज करने चले गए ना, तो भाई एग्जाम में 4-5 मिनट किधर गए नहीं। ठीक है, तो इट इज बेटर कि तुम लोग एक सिंपल ये ट्रिक याद रखो कि अगर एक से ज्यादा बाइडेंटेड लिगैंड है, जो कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है इथिलीन डायमाइन इज अ बाइडेंटेड लिगैंड विच इज मोर देन वन, एंड इफ इट इज प्रेजेंट इन सिस फॉर्मेशन, देन इट इज ऑलवेज शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। बट उसी बदले गाइस उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया, ट्रांस CO इन ट्वाइस, अगर इतना भी कर दिया तो अब क्या होगा? अब गाइस सब कुछ चेंज। अब देखो, कोबाल्ट, अब ये ट्रांस में है गाइस, ट्रांस CL इन इन ना। अब मुझे बताओ, यहाँ पे तुम लोगों को बीच में से प्लेन जाते हुए दिख रहा है क्या? बीच में से अगर मैं इसको कट करूंगा तो इन बीच में से कट हो जाएगा, क्लोरीन रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, एंड इट इज सिमेट्रिकल। अब मुझे बताओ गाइज, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं क्या? तो नो, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। खत्म। और क्या? आर यू गेटिंग इट? यस गाइस, समझ में आ रहा है क्या? ये देखो, ये एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स shown by cobalt C2O4 thrice -3। तो इसमें कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखते हैं, ये क्वेश्चन था। अब गाइस मुझे बताओ, पहली बात तो ये ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा क्या? तो देखो, हमारा रूल इतना ही है, मोर देन वन बाइडेंटेड रहना चाहिए, दो रहेंगे तो वो सिस में रहने चाहिए। अब गाइस यहाँ पे सारे के सारे बाइडेंटेड लिगैंड्स हैं, यहाँ पे सारे के सारे बाइडेंटेड लिगैंड्स हैं, एंड अगर सारे के सारे बाइडेंटेड लिगैंड्स है तो ये कोबाल्ट, ऑक्स ऑक्स ऑक्स। मुझे बताओ, ये सारे के सारे अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं, सिस फॉर्मेशन में क्या? ऑब्वियसली यार, ये देखना है यहाँ पे ये ऑक्सलेट, ये देखो, ऑक्सलेट आजू बाजू में, ऑक्सलेट आजू बाजू में, ऑक्सलेट आजू बाजू में, तो यस दिस इज इन सिस फॉर्मेशन। तो गाइज मुझे बताओ, विल इट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? तो यस इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे एक मिरर प्लेस कर दो, मिरर प्लेस कर देंगे तो तुम लोगों को कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6 कैसे होगा? इधर की तरफ ऑक्सलेट, इधर की तरफ ऑक्सलेट, एंड इधर की तरफ ऑक्सलेट। गेटिंग इट? ठीक है, तो गाइस इफ यू विल सी, तो दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, एंड हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर शोन? बताओ, इज डैश, दिस वाज द क्वेश्चन। तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखे गाइस? कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बने? दो। खत्म, दैट इज योर आंसर। गेटिंग इट? समझ रहे हो गाइस? ऑप्टिकल आइसोमर्स दो, खत्म, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में तुम लोगों को और बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, बट वही मतलब कि चलो और एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज, क्वेश्चन
which of the following can show optical isomerism, ठीक है, या फिर how many of the following shows optical isomerism. तो A CO Cl6 minus 3, B CO CO in ox in twice ox, C cis CO in ox Cl2, D trans CO in ox Cl2, E trans CO in ox ClBr. ओके, इसमें से कौन से ऑप्शंस ऑप्टिकल आइसोमर्स दिखा रहे हैं? ओके, वेरी नाइस. तो गाइस देखो, इसमें एक मैंने एडवांस लेवल का क्वेश्चन सिर्फ डाल के रखा है, ठीक है, और याद रखना एडवांस में तुम लोगों को हर एक ऑप्शन को ड्रॉ करके देखना है, ठीक है, एडवांस में तुम लोगों को हर एक ऑप्शन को ड्रॉ करके देखना है, बट मेंस और नीट पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोगों को मेरी ट्रिक को ही फॉलो करना है. अब गाइस अगर तुम लोग बी वाला ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे सारे के सारे ऑल आर बाइडेंटेड, बराबर ना, तो दिस इज ऑलवेज, क्योंकि अगर तुम लोग इसको ड्रॉ करोगे तो तुम लोगों को ये सारे के सारे आजू बाजू में ही दिखेंगे. अरे कुछ समझ रहे हो? अगर तुम लोग बी ऑप्शन को ड्रॉ करोगे तो इन इन ऑक्स सारे के सारे सिस में आ गए, ये ऐसे पंखा बन गया, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है. ये देखो सिस एंड दो बाइडेंटेड लिगैंड, यार सिस और दो बाइडेंटेड लिगैंड चलेगा, ट्रांस एंड दो बाइडेंटेड लिगैंड नहीं चलेगा, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा, एक भी बाइडेंटेड लिगैंड नहीं है, ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि देखो गाइस कोबाल्ट Cl Cl इन एंड ऑक्स, तो ये बिल्कुल नहीं चलने वाला है. बट व्हाट अबाउट दिस कंपाउंड? ओ भाई, ये कंपाउंड ट्रांस वाला है, तो ट्रांस वाला है तो इसके ऑप्टिकली एक्टिव रहने के चांसेस कम थे, बट अगेन ये थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है. तो अगर इसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, अगर इसे हम लोग ड्रॉ करेंगे तो Cl Br ट्रांस में आ गए, इन एंड ऑक्सलेट ये भी ट्रांस में आ गया. अब गाइस मुझे बताओ, बट इज दिस स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल? तुम लोग इधर से अगर इसको कट करोगे बाद में जैसे मैंने बताया था, तो ये सिमेट्रिकल बन रहा है क्या? मुझे बताओ, ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल बन पा रहा है क्या? दिस इज अ एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, एंड हेंस इवन दिस वन इज ऑप्टिकली एक्टिव. अगेन याद रखना, जेई मेंस और नीट के लिए अपनी ये ट्रिक सफिशिएंट है. दिस इज वैलिड ओनली फॉर जेई मेन एंड नीट पर्सपेक्टिव, ठीक है. एडवांस में ये ट्रिक अप्लाई मत करने जाना, बिकॉज एडवांस में तुम लोगों को किधर ना किधर तो ऐसा ट्विस्ट डाल के देंगे जो कि इस ट्रिक से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है. समझ में आ रहा है कुछ? चलो गाइस ये लिख के कंप्लीट कर दो. ओके, बाय द वे वी आर गोइंग फॉर मोर देन 1.5 आवर नाउ, तो डू यू वांट अ ब्रेक या कंटिन्यू करना है?
ओके, ठीक है, कंटिन्यूस ही करते हैं। एंड बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कंटिन्यूस करने के लिए लेक्चर। एंड अभी ज्यादा नहीं गाइस, अभी इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स खत्म होने आ गया, मतलब ज्यादा कुछ है नहीं। ओके, चलो आगे बढ़े। चलो देखो नेक्स्ट। नाउ गाइस, नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस स्टेबल। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, अब याद रखो, कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स जब कभी लिगैंड्स के साथ रिएक्ट करता है तो दैट रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब इट ऑलवेज फॉर्म्स इक्विलिब्रियम रिएक्शन एंड तुम लोगों को मिलता है MLN, ठीक है। अब गाइस, जब मेटल फॉर्म हो रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं KF, फॉर्मेशन कांस्टेंट। एंड जब मेटल डिसोसिएट हो रहा है तो इसे हम लोग बोलते हैं KD, डिसोसिएशन कांस्टेंट। समझ में आ रहा है, KF एंड KD, ठीक है। तो KF इज फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन and KD is dissociation constant for reverse reaction. अब guys तुम लोग मुझे बताओ, अगर कंपाउंड स्टेबल होगा, इफ कंपाउंड इज स्टेबल, तो क्या ज्यादा होगा? KF इंक्रीजेस, फॉर्मेशन ज्यादा होगा ना, ऑब्वियस है। एंड इफ कंपाउंड इज अनस्टेबल, तो क्या ज्यादा होगा? ऑब्वियसली KD ज्यादा होगा, मतलब रिएक्शन रिवर्स में आना प्रेफर करेगी। डिफरेंस समझ में आ रहा है दो चीजों का, ठीक है। तो KF अगर बढ़ेगा तो रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर KD ज्यादा होगा तो रिएक्शन गोज इन रिवर्स डायरेक्शन। अब ये हमें कैसे पता चले कि कौन ज्यादा कौन कम? तो गाइज देखो जरा, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो गाइज एकदम सिंपल है, कंपाउंड फॉर्म होना ये दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ये कौन सी दो चीजें हैं? कंपाउंड फॉर्म करना ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड है। कौन सी दो चीजें हैं? एक है मेटल एंड दूसरा है लिगैंड। तो हम लोग ये दो चीजों के बारे में ही देखने वाले हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, इसमें हम लोग सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं चार्ज ऑन मेटल आयन, चार्ज ऑन मेटल आयन। अब गाइस देखो, मेटल के ऊपर रहता है पॉजिटिव चार्ज। लेट्स अज्यूम अपने मेटल के ऊपर चार्ज है +1 एंड ये लिगैंड के साथ बना रहा है बॉन्ड। अब मुझे बताओ, जब चार्ज +1 है तो ये लिगैंड से इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छे से विड्रॉ कर पाएगा, या जब चार्ज +2 है तब ये लिगैंड से चार्ज इजिली विड्रॉ कर पाएगा? किस सिनेरियो में इजिली? वेरी नाइस, +2 में। तो गाइस तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या? कंपाउंड बिकम्स मोर स्टेबल
व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर या फिर चार्ज इंक्रीजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन मेटल आयन। जितना ज्यादा मेटल आयन के ऊपर चार्ज उतना ज्यादा कंपाउंड स्टेबल। तो गाइस तुम लोग मुझे बताओ बिटवीन CONH3 6 3 plus and CO NH3 6 2 plus, which one is more stable? First or second? Which one is more stable? 1 या 2? So guys, obviously correct बोल रहे हो, first one is more stable. Why first one is more stable? Because it has higher charge. ठीक है, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे ज्यादा है। अब गाइज मुझे बताओ और एक एग्जांपल, चलो Fe CN6 FeCN6 -3 and Fe CN6 -4. Which one is more stable? इस केस में कौन ज्यादा स्टेबल है बता। ओवर हियर विच वन इज मोर स्टेबल? ओके दिया, करेक्ट आंसर है। नाइस, चलो बताओ। ऋतुजा करेक्ट आंसर है, तानी का करेक्ट आंसर है। ओके मुझे रॉन्ग आंसर एक्सपेक्टेड था तुम लोगों से, बट तुम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली ही। ओके यूजुअली गाइस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अथर्व करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन नंबर देख के ही लोग बोल देते हैं कि अरे यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा, दिस वन इज मोर स्टेबल, विच इज रॉन्ग। तुम लोगों को गाइस ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का निकालना है, चार्ज कंपाउंड का नहीं चाहिए, मेटल का चाहिए। ठीक है, तो x विल बिकम -3 + 6, आंसर आएगा +3। एंड यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे x -6 इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू -4 + 6 विच इज, तो guys between +3 and +2 metal, obviously +2 is more stable. Getting it? ठीक है, next second point, charge on, sorry charge क्या बोल रहा हूँ, nature of ligand, nature of ligand। ठीक है, अब guys ligand का nature देखो भाई, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा, क्या लगता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। मुझे बताओ स्टेबिलिटी ज्यादा या कम? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। यस, याद रखना जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा वो उतने इजीली उसके इलेक्ट्रॉन उसको देगा एंड उतने इजीली वो बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। एंड वीक फील्ड लिगैंड डिक्रीजेस स्टेबिलिटी। बट हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि, हम लोग कंपेयर कैसे कर पाएंगे ना? अगर मैं तुम लोगों को पूछूं बिटवीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन, तुम लोग बोलोगे यार ये तो दोनों के दोनों वीक है, ये तो दोनों के दोनों वीक है, तो हम लोग इनमें कंपेयर कैसे कर पाएंगे विच वन इज वीकर एंड विच वन इज स्ट्रॉन्गर? समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हम लोग स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या स्टडी करेंगे? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नाउ गाइस इन केस ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तुम लोगों को एक पूरी सीरीज याद रखनी है। इसके लिए हम लोगों को सिर्फ इतना देखना है, मतलब ये एक निमोनिक है जो तुम लोगों को याद रखना है, आई बर्बादी शनि क्लासेस से फरार, ओ ऑक्सलैटो एक्वा सुनो EDTA and ammonia are in Canada and Colombo। ठीक है, डजंट मेक एनी सेंस बट याद रखने के लिए हेल्प कर देता है। तो निमोनिक क्या था? आई बर्बादी शनि
क्लासेस से पदार ओ ऑक्सलेटो एक्वा सुनो इरिडिए एंड अमोनिया। एक एम रह गया यहाँ पे। आर इन कनाडा एंड कोलंबो। ठीक है। तो गाइज ये हमारे निमोनिक है। मुझे बताओ विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, विच वन इज अ वीक फील्ड लिगैंड, या फिर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर है, क्या लगता है? दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम आई टू कोबाल्ट कार्बोनिल। वी आर मूविंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो गाइज याद रखना दिस इज अ इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है। कोबाल्ट कोबाल्ट बोल रहा हूँ मैं भी वापस। कार्बोनिल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगैंड, ये इसकी एनर्जी या फिर इसकी लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रहती है। एंड धीरे धीरे डाउन द ग्रुप या फिर नीचे जाते जाते ये कम होते जाता है। ठीक है। याद रखना। एंड वाटर इज आर बाउंड्री। वाटर के पहले वाले सारे के सारे वीक फील्ड रहते हैं, वाटर के बाद वाले सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड, ऐसा हम लोग एक टेंटेटिवली बोल सकते हैं। ठीक है। ओके। तो गाइस अब अगर तुम लोगों को पूछा जाए स्टेबिलिटी कांस्टेंट, चलो क्वेश्चन के फॉर्मेट में देता हूँ। स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 एंड बीटा 4 फॉर फॉलोइंग इज इन ऑर्डर ऑफ। अब बीटा 1 जो है वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, समझ लो इस कंपाउंड का, कोबाल्ट I6-3। बीटा 2 जो है वो है कोबाल्ट Br6-3। एंड बीटा 3 कोबाल्ट H2O6-3। एंड बीटा 4 is for cobalt NH3 6-3, सॉरी -3 क्या, +3 चलो गाइस बताओ व्हाट इज द अरेंजमेंट या फिर ऑर्डर ऑफ बीटा 1 2 3 4। सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू, सबसे कम किसकी वैल्यू? एक काम कर रहे, थोड़ा सा इसको चेंज कर दे, एकदम सिंपल हो गया है। आयोडीन वाला जो है ना उसको इन कर दो, आयोडीन वाला जो है उसे इन कर दो। इन थ्राइस। ठीक है। इन थ्राइस एंड +3। मुझे बताओ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 1 2 3 4। बीटा 1 2 3 4 इनकी ऑर्डर क्या आएगी? तो गाइस देखो, इन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगैंड। ओके, सानी का करेक्ट आंसर है। इन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगैंड, तो बीटा 1 सबसे ज्यादा आएगा, बीटा 1 सबसे ज्यादा आएगा। उसके बाद गाइस ब्रोमीन, वाटर, अमोनिया, इनमें अमोनिया इज द नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगैंड, तो बीटा 4 आएगा। उसके बाद आता है वाटर एंड उसके बाद आता है बीटा 4 के बाद आएगा बीटा 2 विच इज ब्रोमीन। ठीक है। गाइस तुम लोगों को सिर्फ इतना ही याद रखना है, निमोनिक आई बर्बादी शनि क्लासेस से फरार, ओ ऑक्सलेटो एक्वा सुनो एंड अमोनिया आर इन कनाडा एंड कोलंबो। आ गया तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत इजी। ठीक है। बस इतना अगर आ जाए तो तुम लोगों की स्टेबिलिटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इनके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। एंड लास्ट गाइस, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब गाइस मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनो
मेटालिक कंपाउंड्स। एंड ये जो कंपाउंड्स रहते हैं दे फॉर्म पाई बॉन्डिंग या फिर सिनर्जिक बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट compounds. These compound always follow 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ये ऐसे कंपाउंड है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को, सॉरी तुम लोगों को 18 इलेक्ट्रॉन रूल है ही नहीं, EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, विच इज कॉल्ड एज 18 इलेक्ट्रॉन रूल एक्चुअली। तो दीज कंपाउंड ऑलवेज फॉलो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, ठीक है। एंड इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अभी, चलो। तो देखो पाई बॉन्ड इनमें कैसे बनता है वो एक बार पहले देख लेते हैं। तो देखो गाइस, होता क्या है, मेटल जो है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे लगते हैं, तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। एंड मेटल किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो एक देखो, एक मेटल का एक ये वेकेंट ऑर्बिटल है जो कि कार्बन मोनोक्साइड के लोन पेयर के साथ, याद है ना, कार्बन मोनोक्साइड के लोन पेयर के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। ये समझ में आ रहा है कुछ? कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड जो था, ऑर्बिटल जो था, उसके अंदर लोन पेयर थी, ठीक है। तो दिस इज मेटल का वेकेंट ऑर्बिटल, एंड दिस इज कार्बन का लोन पेयर ऑर्बिटल। अब गाइस, अगर तुम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड की एमओटी बनाओगे तो तुम लोगों को एमओटी से पता चलेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड के पास पाई स्टार में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स रहते हैं, ठीक है। एमओटी याद होगी थोड़ी बहुत तो याद होगी, ठीक है। तो इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स में तुम लोगों को यहाँ पे एंडिंग में पाई में ऐसे इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, और पाई स्टार जो है, फाइनल जो इलेक्ट्रॉन्स है 11 12 13 14 वो पाई में चले जाते हैं, एंड पाई स्टार जो है वो वेकेंट रह जाता है, पाई स्टार जो है वो वेकेंट रह जाता है। एक बार देख लेना, कार्बन मोनोऑक्साइड की डायग्राम हम लोगों ने बनाई होगी। तो गाइस, यहाँ पे ये पाई स्टार वेकेंट ऑर्बिटल है, एंड मेटल के सारे ऑर्बिटल तो वेकेंट नहीं रहते, मेटल के पास कुछ तो फील्ड डी ऑर्बिटल रहता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, थोड़े बहुत तो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन रहते ही है, ऊपर हम लोग वही सब तो पढ़ रहे थे। अब गाइस मुझे बताओ, एक तो कार्बोनिल और मेटल के बीच में बॉन्ड बन गया। अब कार्बोनिल के पास पाई स्टार वेकेंट ऑर्बिटल है, एंड मेटल के पास फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन इसे दे सकता है क्या, तो यस इट कैन गिव इट, एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज बैक बॉन्ड। इसे हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्ड, या फिर यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो एक यहाँ पे दो टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं, इसीलिए इसे हम लोग सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। ये जो बना वो कौन सा बॉन्ड बना, ये बना सिग्मा बॉन्ड, एक बना पाई बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में ऐसे दो बहुत रेयरली बनते हैं, और जब कभी बनते हैं हम लोग इसको सिनर्जिक बॉन्डिंग या फिर पाई बॉन्डिंग ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे हम लोगों को दो ही कंपाउंड्स याद रखने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है। तो एक हम लोगों को याद रखना है Mn ट्वाइस CO10। अब गाइस Mn ट्वाइस CO10 में दो मैंगनीज है, तो ये दो मैंगनीज 1 2, अब ये दो मैंगनीज कितने कार्बोनिल के साथ कनेक्टेड है, मुझे बताओ, ये दो मैंगनीज एटम्स कितने कार्बोनिल को कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5, बराबर ना? ये कितने मैंगनीज का इनको कनेक्टेड है, 5 को कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है कुछ? 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बोनिल को कनेक्टेड है।
अब गाइस ये दूसरा मैंगनीज भी कितने कार्बोनिल को कनेक्टेड है, 5 कार्बोनिल्स को ये भी कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5। अब गाइज ये दोनों को कनेक्टेड कौन रखेगा, तो ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक रहता है मेटल मेटल बॉन्ड, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच की तरफ एक मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। दैट्स इट, दिस इज अ metal carbonyl compound. And how many metal metal bonds are there? So one metal metal bond, one metal metal bond is present. ठीक है। अब गाइज इसके बाद मुझे बताओ, अगर मैं तुम लोगों को दूसरा एग्जांपल दूं, कोबाल्ट 2 CO8, इन्हें तुम लोगों को सिर्फ याद रखना है। एक्चुअल में इनकी केमिस्ट्री बहुत बड़ी है, बट हमारे सिलेबस में या फिर हम लोगों को जो क्वेश्चंस आते हैं वो इतने ही आते हैं। ठीक है, कि इनमें हाँ, एंड नो ब्रिजिंग कार्बोनिल, नो ब्रिजिंग कार्बोनिल, नो ब्रिजिंग CO। ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ये गाइस मतलब बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक रहता है, तो ये तुम लोगों को सिर्फ ऑर्गेनोमेटालिक के सिर्फ छोटा सा एक बोलते हैं ना इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ दे दिया इन लोगों ने, कि इनमें बैक बॉन्डिंग होती है, मतलब अगर देखा जाए तो इनकी केमिस्ट्री बहुत बड़ी है, एंड इनके थ्रू ऑर्गेनिक की बहुत सारी रिएक्शंस होती है। तुम लोगों को ऑर्गेनिक में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ जाता है, छोटा सा पार्ट। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी एक बहुत छोटा सा पार्ट हम लोग डील कर रहे हैं, विच इज मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, बट इनमें सिर्फ कार्बोनिल आता है ऐसा भी नहीं है। ठीक है, इनमें हम लोगों को अल्कीन, एक फेरोसिन की कैटेगरी आ जाती है गाइस, फेरोसिन, जिसमें Fe को साइक्लोपेंटाडाइइन ये अटैच्ड हो जाता है, ये अलग कैटेगरी। तो मतलब दिस इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट हमारे सिलेबस में जस्ट मेटल कार्बोनिल एंड उसमें भी ये दो कंपाउंड्स, बस खत्म। ठीक है, तो इतना ही आता है सैडली, बट लकीली बिकॉज और ज्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे ख्याल से अभी हैंडल नहीं होगी तुम लोगों से। तो गाइज यहाँ पे देखो, दो कार्ब कोबाल्ट है, हम लोगों को इसका स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना है ऑक्टाहेड्रल। अब गाइज ऑक्टाहेड्रल मेंटेन करना है तो इन दोनों के पास कितने हैं, 8, तो दोनों को 4-4 कार्बोनिल देके, मतलब दोनों को 4-4 CO अटैच करके ऑक्टाहेड्रल नहीं बन पाएगा। तो इसको ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए देखो कैसे होता है, मतलब ये खुद ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है। तो एक CO, दूसरा CO, तीसरा CO, यहाँ पे भी एक CO, दो CO, तीन CO, यहाँ पे एक CO ब्रिजिंग में चला जाता है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी एक CO ब्रिजिंग में चला जाता है, एंड बीच में एक रहता है मेटल बॉन्ड। अब देखो ना, दोनों ने 6-6 बॉन्ड्स बना लिए, मतलब इवन दिस वन इज ऑक्टाहेड्रल एंड इवन दिस वन इज ऑक्टाहेड्रल, समझ रहे हो। ठीक है गाइस, बस हमारे सिलेबस में ये इतना ही है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो लिख दो गाइस। So by the way, over here this chapter is over. We'll do a few questions, ठीक है, and then we'll stop. कंप्लीट कर दो लिख के। ओके, तो गाइस स्क्रीन शेयर चेंज कर रहा हूं मैं, जस्ट अ मिनट। चलो तुम लोग मुझे ओरली आंसर दे दोगे इन सब के, मैं ज्यादा ये नहीं करूंगा, टाइम नहीं लूंगा तुम लोगों का। कैन यू सी इट, फर्स्ट वाले का आंसर बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ
of ligand to form a coordinate bond? चलो, tell me the answer. तो गाइज, आई बर्बादी शनि क्लासेस से फरार, तो शनि क्लासेस से फरार, ओ ऑक्सिलैटो ईडीटीए एंड ऑल, समझा? ठीक है, तो वही अपने को अब चेक करना है और कुछ नहीं. नेक्स्ट, कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2+ आयन. ये करना है. क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर गाइज, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24. 24 पे +2 चार्ज, +2 चार्ज अटैच कर दो, तो कैसे होगा? 24 का +2 चार्ज करो, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 निकल गए, तो गैस 4 इलेक्ट्रॉन. वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, आसानी का करेक्ट आंसर है गैस. 4 इलेक्ट्रॉन, चारों के चारों अनपेयर्ड रह जाएंगे, ऋतुजा करेक्ट आंसर है. तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 4.90 बताया था ना मैंने कि 4 पॉइंट के आगे का कोई नंबर रहेगा, नथिंग एल्स. ठीक है, तो बस इतना करके तुम लोगों की, मतलब इसमें कुछ सॉल्व देखो गाइस, सोल्यूशन अगर देखोगे ये सब सॉल्व किया हुआ रहता है, ट्रिक्स फॉलो करो, आंसर इजीली आ जाएगा. ठीक है, तभी मतलब पहले नीट के तो दोनों क्वेश्चंस डायरेक्ट ट्रिक से ही सॉल्व हो गए, दैट वाज आवर लक आई गेस. अब ये हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, तो लेट्स स्किप इट, ये क्वेश्चन कराया तुम लोगों को. ओके, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन FeCN6 बेस्ड ऑन क्रिस्टल फील्ड थियरी. गाइस मुझे बताओ इसे सॉल्व कैसे करेंगे. पहले तो FeCN6 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो. FeCN6 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो. फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन FeCN6 फास्ट. +2. अब गाइस Fe का एटॉमिक नंबर रहता है 56, जो यहाँ पे नहीं है, एग्जाम में लिखा हुआ रहता है, डोंट वरी. तो गाइस Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है एंड 26. डी के कितने इलेक्ट्रॉन बचे? डी के कितने इलेक्ट्रॉन बचे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 26. तो करेक्ट बोल रहे हो, 3d6. गाइस समझ में आ रहा है क्या 3d6? अब देखो गाइस, 3d6 में सानी का करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस. 3d6 में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अटैच्ड है, दिख रहा है क्या? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड. स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब सारे के सारे पेयर्ड अप हो जाते हैं. अब ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल में T2G नीचे, EG ऊपर, 3 नीचे 2 ऊपर, याद है क्या? ऑक्टाहेड्रल में 3 नीचे 2 ऊपर. ओके, जस्ट अ मिनट. हाँ, तो चलो बहुत लोगों के आंसर आ गए, बहुत ही ज्यादा लोगों के, तो चलो सबके आंसर आ गए ऑलमोस्ट. तो बी इज द आंसर गाइस, बी. बिकॉज T2G में 6 के 6 चले जाएंगे ना, 3 नीचे, तो 6 इलेक्ट्रॉन थे अपने पास 3d6 के, तो सारे के सारे नीचे चले गए, खत्म. ठीक है, ओ वाओ, वी आर ऑन द स्ट्रीक. सो विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस कंपाउंड? बताओ, ये कौन सा आइसोमर बताएगा? ये सिंपल एकदम ट्रिक पे अपना है. कौन सा टाइप, कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म यहाँ पे दिखेगा? ओके, प्रणव योर आंसर इज करेक्ट, बट वो अगर ऑप्शन में ही नहीं है तो फायदा क्या है ना. आनंद, इवन योर आंसर इज करेक्ट, बट ऑप्शन, ऑप्शन में जो है वो बताओ. प्रणव करेक्ट आंसर है. क्या कर रहे हो, बाकी लोग गलत आंसर कैसे दे रहे हैं? लोहिता करेक्ट आंसर है. बहुत सारे लोग गलत आंसर दे रहे हैं अभी. ओके, प्रणव गराड़ करेक्ट आंसर है. सानी का करेक्ट आंसर है. बहुत सारे लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमर बोल रहे थे. आई गेस तुम लोगों को थोड़ी सी रिवीजन आज के दिन में ही, अगर मैं तुम लोगों को डायरेक्ट पूछ रहा हूँ इसलिए होगा. तो गाइज ये 2,2 है, 2 और 2. एक टाइम क्लोरीन ऐसे सिस में आ जाएगा एंड एक टाइम क्लोरीन ऐसे ट्रांस में आ जाएगा. तो दिस इज अ ज्योमेट्रिकल आइसोमर. कोऑर्डिनेशन आइसोमर के लिए ट्रिक ये थी कि डबल कॉम्प्लेक्स चाहिए. ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर के लिए ट्रिक ये थी कि तुम लोगों को डबल कॉम्प्लेक्स चाहिए रहता है, मतलब CO और क्रोमियम का कोई एक कॉम्प्लेक्स ऐसा वाला. तो ठीक है, आज के दिन में ही हुआ है. तो ओके, यहाँ पे आंसर गलत, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, इधर का आंसर रॉन्ग है, डोंट वरी.
वी आर करेक्ट, ठीक है। नीचे सोल्यूशन भी उन्होंने कुछ भलता ही दे दिया है, तो वी आर करेक्ट, आई कैन गारंटी इट इज अ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एक बार गूगल करके देख लेना, ठीक है। इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि आयनाइजेशन क्यों है, क्योंकि आयन ही नहीं है। तो यहाँ पे आयन ही नहीं है गाइस, तो आयनाइजेशन आइसोमर बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो वी आर करेक्ट, दिस आंसर इज रॉन्ग। ओके, द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिकल बिहेवियर ऑफ NiCO4। इसमें टाइम लग जाएगा, बट ये हम लोगों ने सॉल्व किया है क्लासरूम में ही, तो आई गेस यू कैन डू इट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आयरन कार्बोनिल इज, आयरन कार्बोनिल इज, बताओ क्या आंसर आएगा। Fe carbonyl is a, Fe carbonyl is a, what happened? ओके, आई गेस पिछला क्वेश्चन गलती से स्किप हो गया था। बताओ, आयरन कार्बोनिल इज अ, क्या हो रहा है, अब बोलो मत, ये भूल गए। ये भी क्वेश्चन कराया है क्लासरूम में। वैसे मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया है क्या? नहीं, ओके। तो गाइज, सिखाया है ना। ये तो क्वेश्चन कराया था मैंने। इट इज अ मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड। बी, यस करेक्ट बोल दिया। इट इज अ मोनोन्यूक्लियर कंपाउंड, क्योंकि इसमें एक ही न्यूक्लियस है, और क्या, ठीक है। ओके, बाकी गाइज तुम लोग ये इजीली हो जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी। क्वेश्चन सारे के सारे एकदम सिंपल सिंपल आते हैं, ठीक है। तो कर लेना, देख लेना, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना। ओके, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये वाला नहीं, रुको रुको रुको, ये क्वेश्चन देखते देखते जाओ, देखते जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ। तो ये ऐसे वाला क्वेश्चन कार्बन में मैं बताना भूल ही गया, बॉन्ड लेंथ CO की कैसे निकालते हैं। तो ये एक बार देख के जाओ, रुको। तो सॉरी, थोड़ा सा। ओके, तो गाइज वो भैया, देखो होता क्या है, मेटल के ऊपर, मेटल एंड कार्बोनिल, ठीक है, इनमें बनता है बैक बॉन्ड। अब अगर मेटल के ऊपर हाई चार्ज डेंसिटी रहेगी, हाई नेगेटिव चार्ज, ठीक है, या फिर उसे हम लोग बोलते हैं लो ऑक्सीडेशन नंबर, तो मेटल क्या करेगा, बहुत इजीली अपने इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल को देगा। मेटल अगर अपने इलेक्ट्रॉन इसको बहुत इजीली देगा, तो कार्बन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को वापस दे देगा। मतलब ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो गाइज इससे होता क्या है, देखो, चार्ज, नेगेटिव चार्ज या फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल डिक्रीजेस, उसकी वजह से क्या होगा, बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस, बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होगा गाइज, जिसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। समझ में आ रहा है? कार्बन एंड ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को वापस दे रहे हैं, एंड उसकी वजह से क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो है, वो इंक्रीज होगी। ये एक छोटा सा पार्ट बॉन्ड लेंथ का जो कि रह गया था। तो देखो गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ। अब तुम लोग इसका आंसर एकदम इजीली दे पाओगे, जिधर ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कम है, या फिर ऑक्सीजन के पास, या फिर मेटल के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, वो सबसे ज्यादा है। तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा FeCO4 2-, ठीक है। ओके गाइस, सो with this all of our concepts are covered, ठीक है, and this chapter is over. So till then, see you next time, bye bye and God bless you, all the best guys.